हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एंड कम्युनिटी। हमें ये समझना होगा, जैसे माइक्रो से मैक्रो की बात की गई थी, मतलब लघु से दीर्घ इकाई। फैमिली किसी भी राष्ट्र के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है, और वही फैमिली जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाती है तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। फैमिली का ही एक्सपेंडेड फॉर्म कम्युनिटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जहां पर भी कई व्यक्ति रह रहे हैं और वो एक ही रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, तो हम उन्हें सामान्य तौर पर परिवार कहते हैं। धीरे धीरे वही समुदाय जब वृहत रूप में बढ़ने लगता है तो उसी से जाति बन जाती है, और जब वो कई भागों में विभक्त होने के बावजूद भी किसी एक मूल तत्व को मानते हैं तो वो एक धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, किसी भी एक धर्म में विभिन्न संप्रदाय होंगे। कई बार संप्रदाय के भीतर भी विभाजन हो सकता है और कई बार नहीं होता है। ठीक उसी तरह समाज जातियों में विभाजित हो जाता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो संभवतः या मूल रूप से कोई एक मूल तत्व होगा जिससे लोग अपना जुड़ाव महसूस करते होंगे, और उसी जुड़ाव के कारण उसी धर्म से वो अपना एसोसिएशन मान के चलते हैं, और उसी से फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म कम्युनिटी का निकल के आता है। तो बेसिकली जहां पर भी कई लोग हैं, जब वो इकट्ठा रहने लगते हैं किसी भी रीजन से, वो सोसाइटल बॉन्डिंग हो सकती है, वो एज अ फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी भी लेवल पर जब कई लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो वो एक समूह बनता है। लेकिन जब वो जैविक रूप से, मतलब बायोलॉजिकल रूप से कनेक्ट होते हैं तो वो एक फैमिली के फॉर्म में आते हैं, और फैमिली से ही एक्सपैंड होकर के कम्युनिटी बन जाती है। तो किसी भी नेशन का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से फैमिली स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी, और जो भी हमारी, जिसे आप एशियन कल्चर भी कह सकते हैं, एशियन कल्चर ज्यादा प्रमोट करता है फैमिली सिस्टम को। इंक्लूडिंग चाइना में भी देखेंगे, वो लोग फैमिली सिस्टम को प्रमोट करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन बंद कर दे, या फैमिली आगे बढ़ना बंद हो जाए, तो अपने आप कोई भी राष्ट्र अवनति की तरफ जाने लगेगा। इसीलिए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर इंडिविजुअलिटी एज अ फॉर्म डेवलप हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है कि फैमिली को और ज्यादा एक्सपेंड करें। अगर वर्ल्ड के लेवल पर बात किया जाए तो हर जगह परिस्थितियां अलग अलग हैं। कहीं पर ऐसी स्थिति है कि ओवर पॉपुलेशन है। जब ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है तो उसमें भी ये ध्यान देना पड़ता है कि वहां पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसा है। डेमोग्राफी के साथ मेंटेन करते हुए सरकार इन चीजों का ध्यान रखती है। खैर, वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं फैमिली एंड कम्युनिटी तक ही खुद को सीमित रखते हैं। लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। कोई भी फैमिली स्ट्रक्चर तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके बेस में लव एंड धर्मा दो चीज की बात किया है। जब हम धर्म की बात करेंगे तो भारत जैसे देश में भी अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अपनी समरसता के साथ रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के अलग अलग रीजन हैं। अगर हम रिलीजन पढ़ने चले जाएंगे तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम केवल इस लाइन को देख रहे हैं तो फैमिली के फाउंडेशन में कहा है कि लव एंड धर्मा दो चीजें हैं। उस हिसाब से अगर किसी फैमिली स्ट्रक्चर में लव एग्जिस्ट करता है तो वो फैमिली अपने आप में इस तरह से होगी कि उसका जो एक्सपेंशन है वो स्मूथली हो पाएगा। अगर वो केवल कैलकुलेशन बेस्ड फैमिली है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लव, तो क्या वो फैमिली रन करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन वहां पर रैशनल माइंड होगा। तो जब हम जितने भी थिंकर्स इंडिया के पढ़ेंगे तो उन्होंने लव एंड धर्मा को बेसिस बताया है किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन यही जब हम वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो वहां पर
फैमिली एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वो वहां से मिसिंग है। तो कह सकते हैं भाव प्रधानता। कई बार लोग कहेंगे कि परिवार हो लेकिन बिना भाव के, एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसमें एक दूसरे के साथ जो एक सामंजस्य की भूमिका है वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो भारतीय परिवार व्यवस्था और अन्य देशों की परिवार व्यवस्था की भी स्थिति में समानांतर रूप से अंतर देखने को मिलता है। जब हम फैमिली की बात करेंगे तो एक तरह का फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जितना ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ता जाएगा सोसाइटी में, फैमिली स्ट्रक्चर अपने आप चेंज होता चला जाएगा। जब हम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली का सीधा सा मतलब है कि परिवार में माता पिता और बच्चे, मतलब हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के अलावा उनके जो फैमिलीज हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, जो उनके मदर फादर हैं। धीरे धीरे अगर हम किसी को ऐसे एक सिंगल पर्सन की लाइफ से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम एक इंडिविजुअल की लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं फैमिली का जो कंपोजिशन है वो बदलने लगा है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे फैमिली स्ट्रक्चर खुद ब खुद बदलने लगता है। जैसे बच्चों की संख्या की ही बात किया जाए और उससे सीधा संबंध है और रिश्तों का। कहीं पर भी फैमिली की बात हुई तो इसका मतलब है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस आपके जो भी किड्स हो गए। अब ये यहाँ पर 1 2 3 जितने भी नंबर्स हो गए। जैसे जैसे फाइनेंशियल तरीकों से या जो भी आस्पेक्ट से जब महंगाई बढ़ना शुरू हुई और सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा तो अपने आप नंबर ऑफ किड्स चेंज होते चले गए। पहले नंबर ऑफ किड्स कहीं पर 7 8 9 10, जो भी 90s के जिनके पेरेंट, मतलब जिनके भी पेरेंट्स हैं वो लगभग लगभग 1980 के आसपास के हैं या उस ड्यूरेशन के हैं, तो आप देखेंगे कि उनके सबके जो भाई बहन हैं उनकी संख्या 5 6 और भी ज्यादा है। जैसे जैसे ये 90s के डेकेड तक आने लग गया, 90s से 2000 2010, धीरे धीरे ये संख्या अपने आप कम होती चली गई। सवाल सिर्फ बच्चों की संख्या का नहीं था, बच्चों की संख्या के साथ साथ रिश्तों का जो प्रतिरूप है वो अपने आप बदलने लग गया। अब देखिए कैसे इकोनॉमी स्ट्रक्चर ने पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को अपने आप इंपैक्ट करने का काम किया। महंगाई बढ़ी, शिक्षा महंगी हुई और संसाधन महंगे हुए। उन संसाधनों की महंगाई की वजह से नंबर ऑफ किड्स अपने आप नीचे आए। जब वो नीचे आए तो आपस में जो रिश्ते हैं वो अपने आप उनका जो पैटर्न है वो चेंज होने लगा। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के हिसाब से हर जगह अलग होगा। वहां से लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप दोनों अपने आप में चेंज होने लगे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको सोसाइटी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर एक मेल या फीमेल की बात किया जाए, एक हम लाइफ स्पैन को देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फैमिली एंड कम्युनिटी वर्ड को आपस में लेकर के देखा गया है। मेल की बात किया जाए तो सबसे पहले आप किसी के सन या डॉटर होंगे, किसी के बेटा बेटी आप होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लाइफ साइकिल आगे को बढ़ेगी, इसके साथ ही आपको रिलेशंस में जो मिल जाएगा वो है ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि अब आपकी लाइफ अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप से कई रिलेशनशिप बढ़ते हुए आगे जाने लगते हैं। आप और आगे बढ़े
तो धीरे धीरे आपने देखा कि कई रिलेशनशिप्स और जुड़ जाएंगे सिर्फ इस बात से कि आपके मदर और फादर के भाई या बहन कितने हैं। वहां से फिर आपके मैटरनल पैटर्नल जो भी रिलेशनशिप से जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे जहां पर भी इंडिविजुअल चाइल्ड है वहां पर अल्टीमेटली जो अदर रिलेशनशिप है वो अपने आप कम होते चले जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर यही कन्वर्ट होगा हस्बैंड या वाइफ में, फिर यही रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे फादर मदर में, फिर यही अपने आप में कन्वर्ट होके बदल जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स में, और जिसके जितने ज्यादा भाई या बहन हैं उस हिसाब से फिर चाचा का रिश्ता, बड़े पापा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, तो ये सारे रिश्ते अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कैसे आ रहा है, सोसाइटल स्ट्रक्चर में चेंज इसलिए आ रहा है कि एक तरफ इकोनॉमी जब अपने आप इम्पैक्ट कर रही है, रिसोर्सेस कम हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो अपने आप लोग कम किड्स की तरफ जाएंगे, और जब किड्स कम होंगे तो अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। तो सोसाइटल पैटर्न, सपोर्ट सिस्टम, वे ऑफ थिंकिंग, थॉट पैटर्न और पर्सपेक्टिव्स, ये सब एक साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। ये हर चीज इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी होती है कि ये सब पूरी तरह से बदलाव में आता चला जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसके आगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। आपके साथ ये सिर्फ नाम नहीं है, जब भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ रही है तो लोग धीरे धीरे वक्त बढ़ने के साथ हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना चाह रहा है, ताकि जो भी उसकी प्लेजर ओरिएंटेड लाइफ या जो भी उसकी डिजायर ड्रिवन लाइफ या उससे रिलेटेड जो भी लाइफ है, मतलब इंडिविजुअल पर बेस होने वाली जो लाइफ है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक ही जीवन है, उस जीवन में जो जो अपनी प्लानिंग है, हर किसी की डिफरेंट प्लानिंग है, वो उसे फुलफिल करना है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये रोल्स उसको असाइन है, कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ सोशल हैं, धीरे धीरे वो जो रोल्स आपको कुछ असाइन है बाई नेचर। बाकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो सोशल रोल्स हैं वो तो अलग हो गया। सोशल रोल्स का मतलब है कि आप जिस भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में निभाना चाहते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो अलग तरह की गरिमा है, आप राजनेता हैं तो अलग तरह की परिस्थितियां हैं, आप किसी प्रोफेसर हैं या फिर आप वकील हैं या आप पुलिस में हैं, जिस भी विभाग में आप हैं तो उस हिसाब से आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती है। तो यहाँ सिर्फ मैंने रोल की बात की है, इस रोल के साथ साथ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। अगर आप किसी के बेटे हैं, ठीक है, या आप किसी की बेटी हैं, तो ये तो आपको एक रिलेशनशिप इंटेंगलमेंट मिला, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां से मिलेंगी, लव एंड धर्मा। इसीलिए जब चैप्टर शुरू हुआ तो लव एंड धर्मा से शुरू हुआ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कौन करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका धर्म डिफाइन करेगा। वरना आपको क्या पता, अगर एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसे क्या पता कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। इसी के लिए फिर शिक्षा दी जाती है, इसी के लिए फिर गुरु की भूमिका आती है, इसीलिए फिर संस्थागत रूप से धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता है। इसीलिए हर चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक शिक्षा होती है जो सिर्फ एकेडमिक लेवल पर दी जाती है, जिससे लोग अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है उसमें एक्सेल कर पाए, लेकिन एकेडमिक लाइफ के बाहर जो आर्ट ऑफ लाइफ है वो आपको कहां से सीखने को मिलेगा, वो रिलीजन स्पिरिचुअलिटी यहां से सीखने को मिलेगा। फिर फैमिली से निकल के कम्युनिटी की भूमिका आ जाती है। इसीलिए चैप्टर का नाम फैमिली एंड कम्युनिटी है, और इसीलिए फैमिली स्ट्रक्चर के लिए लव एंड धर्मा की बात किया। क्योंकि जो भी है आपका, अगर एज अ सन एज अ डॉटर है, तो आपका जो भी मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, या आपकी गुरु के प्रति जो भूमिका है, समाज के प्रति जो भूमिका है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब की सब यहाँ से फिर डिफाइन होना शुरू हो जाती हैं।
एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये कहाँ मिलेगा? ये धर्म में मिलेगा। वो एक अलग बात है कि धर्म के साथ साथ समाज, और समाज के साथ साथ उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जैसे समाज की अगर हम बात करें तो समाज संक्रमण की अवस्था में है, क्योंकि आधे से ज्यादा ज्ञान वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है। तो वो कहाँ से रुकेगा? जब धर्म का प्रचार प्रसार सम्यक रूप से होगा तो अपने आप चीजों में बदलाव होने लगेगा। और धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ धर्म के मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रोल्स पहले असाइन किए गए हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पहले डिफाइन की गई हैं, जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज आज के समय में भी उतनी ही रेलिवेंट होंगी, उतना ही रेलिवेंस रखें, ये जरूरी नहीं है। तो अगेन ये बात थी, किसी भी फैमिली में एक पर्सनल लेवल पर किसी भी मेल या फीमेल की जैसे जैसे लाइफ आगे जाएगी, बायोलॉजिकल वे से और भी डिफरेंट वे से, सोसाइटल वे से जिनसे आप कनेक्ट हैं, उनकी वजह से आपकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है, और इसी को हम फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी हिसाब से जहां पर चाचा, बड़े पापा या अन्य लोग हैं, तो वहां पर देखेंगे कि जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर 3 भाई 4 भाई, अक्सर हम ये मानते हैं क्योंकि इंडिया का मैरिटल सिस्टम इस ढंग से डिजाइन है कि लड़की दूसरे के घर जाती है और लड़का रुकता है। तो हमारे समाज में अगर लड़के के पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आपको एक जेंडर मिल गया है, वो खुशी इसलिए मनाई जाती है कि आपको एक बैल मिल गया है, अब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर रख दी जाएगी। मतलब ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज है, नॉट बैल, लेकिन इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आगे की जिम्मेदारियों का, दायित्वों का निर्वहन करेगा। उसके लिए लोग बेटे के पैदा होने पे खुश, बेटी के पैदा होने पे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अब से पहले तक लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं था, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम था, तो उन रीजन से लोग दुखी होते थे। बट धीरे धीरे अब वो चीजें कम है, फीमेल फेटिसाइड कम है, धीरे धीरे विमेन को लेकर के इंकरेजमेंट है, एम्पावरमेंट है, क्योंकि विमेन ने भी एक लेवल अचीव कर लिया है। तो अभी भी इसको लेकर के मिक्स्ड तरह के रिएक्शंस समाज में देखने को मिलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ से आता है कि यूटिलिटी पर निर्भर करता है कि किसके होने पर कितनी खुशी मनाई जाएगी। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर में अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, वहां पर पेरेंट्स अलग अलग के पास रह सकते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात किया, जहां पर भी सिंगल चाइल्ड है तो वहां पर अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही आएगी। तो लोग इस हिसाब से देख करके चलते हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है फैमिली इज नॉट अ मैटर ऑफ सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, जिन लोगों ने आपके लिए किया है उनको आप कैसे रिटर्न करते हैं, और आप अपने आगे की फैमिली कैसे क्रिएट करते हैं। कई बार सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं एज अ इंडिविजुअल, जैसे हम कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो एज अ इंडिविजुअल आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि डिफरेंट जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में भी बात की जाए, पहले ट्रेडिशनल रोल फिक्स थे कि मेल बाहर जाकर के इकोनॉमी पार्ट से डील करेंगे, फीमेल घर की सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगी। तो ये ट्रेडिशनल रोल फिक्स थे। ये रोल इसलिए नहीं फिक्स थे कि ये जेंडर से डिटरमाइन हो रहे थे। आपके पास काम है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अकेले नहीं किया जा सकता, 2 लोगों की जरूरत है। तो लोगों ने टास्क अपना अपना असाइन कर लिया। जहां पर खुद से काम नहीं होगा वहां या तो किसी की हेल्प ली जाएगी। तो अगर आप लेबर उस टोटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए लेबर ले रहे हैं, तो आप उसे परचेज करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको इकोनॉमी की जरूरत होगी। तो या तो ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व होगा या फिर इकोनॉमी इन्वॉल्व होगी।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली स्ट्रक्चर में जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगे हैं। तो यहाँ पर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनको लेकर के आपस में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन देखने को मिलता है। कई बार जैसे ये लोग बोलते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। बेसिक रीजन ये है कि ये एक तरह के सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, क्योंकि अकेले सारे काम नहीं किए जा सकते। चाहे वो अगर आप घर में हैं तो आपके घर के बिल्स हों, आपके दिन भर के काम हो, या जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, उसके लिए फिर लोग फैमिली का एक्सपेंशन करते हैं। और जब फैमिली के एक्सपेंशन मतलब अपना वेलबींग लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक्सपेंशन होता है जो कम्युनिटी के लेवल पर होता है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा, जब इंडिविजुअल की सोच केवल खुद के वेलबींग से जुड़ी होगी तो वो केवल अपने सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सोच किसी एक बड़े समूह से जुड़ी होगी, मतलब व्यापक स्तर पर या जनमानस के कल्याण की होगी, तो फिर वो कम्युनिटी ड्रिवन हो जाएगा। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है, दोनों में फर्क समझिए, जब एक व्यक्ति की सोच सिर्फ अपने आसपास की वेलबींग की होती है तो वो अल्टीमेटली फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। और अगर अपने से निकलकर एक बड़े जनमानस के भले करने की होगी तो फिर वो कम्युनिटी को डेवलप करेगा। वो कम्युनिटी कई तरह की हो सकती हैं। सोसाइटी में डिफरेंट एनजीओज हैं, चाहे वो मानवाधिकार को लेकर के हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाइल्ड एजुकेशन मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के हो, विमेन के एजुकेशन को लेकर के हो, अलग अलग तरह के एनजीओज काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। बस फर्क है एक पर्सन के अपने विजन का। अगर वो विजन सिर्फ अपने वेलबींग और अपने लोगों के वेलबींग तक है तो वो एक फैमिली स्ट्रक्चर में जाएगा, और अगर एक जनमानस को के वेलफेयर के लिए है तो वो कम्युनिटी के लेवल पर जाएगा। अगेन ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए, और न्यूक्लियर फैमिली से अब लोग अनमैरिड रहने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो शिफ्ट है उसके पीछे का जो पहला रीजन था, जो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आया, उसका सिंपल सा रीजन था कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे पहले आप कई बार सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति के कई मतलब कई लोगों की जिम्मेदारी उसने उठा रखी थी, राजाओं के संदर्भ में ऐसा आता है। तो वो जो डायरेक्ट रिलेशन था वो रिलेशनशिप को नहीं जस्टिफाई करता था, वो इस चीज को दिखाने की कोशिश करता था कि कितने लोगों की जिम्मेदारी एक स्पेसिफिक पर्सन ने उठा रखी है। ये मेरा अपना एक व्यवहारिक अध्ययन है, तो खैर वो एक आउट ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह से, आपसी संसाधनों के बंटवारे की वजह से कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट्स होने लग गए, लोग अलग रहने लग गए। और दो रीजंस आते हैं, फाइनेंशियल रीजन और पर्सनल रीजंस। ह्यूमन जेलेसी भी बहुत बड़ा रीजन है इंडिविजुअलिटी का, जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं पर ये सच है। उसी की वजह से लोग इंडिविजुअलिटी और सेपरेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए लोग पहले, अगर आगे कुछ स्टोरीज दी हैं जिसमें कई जगह ऐसा है कि आप देखेंगे कि जो ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर था, अगर 3 भाई हैं उसमें से 2 अच्छा कमा रहे हैं, एक कम कमा रहा है, या मान लीजिए एक ज्यादा अच्छा कमा रहा है, एक थोड़ा कम कमा रहा है और एक बिल्कुल नहीं कमा रहा, तो ऐसे में भी क्या था कि एक जगह रसोई है, कम्युलेटिव वे में घर में पैसा आ रहा है और सबका जीवन यापन हो रहा है, तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है उसके मन में ये आने लगा कि मेहनत मैं ज्यादा कर रहा हूं और मेरे बीवी या बच्चों को मिलने की बजाय वो घर परिवार के दूसरे सदस्यों तक जा रहा है और वो उस चीज की उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वहां से फिर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। वहां से फैमिली में फिर पार्टीशंस होने लगते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है। तो जो ज्वाइंट फैमिली है वो धीरे धीरे निकल के न्यूक्लियर फैमिली में आई। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ा, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, तो अल्टीमेटली वो फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली होने के साथ साथ लोग वन किड की तरफ शिफ्ट होने लग गए। अभी भी
मिक्स रिएक्शंस हैं, जरूरी नहीं है 1 2 3, सबके अपने अलग अलग सोच है, संसाधन है, सारी चीजें हैं। उसको लेकर के भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, वो काफी लंबा चला जाएगा सेशन, तो उसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में लोग इंडिविजुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिविजुअलिटी होने की वजह से ही लोग फैमिली स्ट्रक्चर कई बार क्रिएट नहीं करना चाहते या अनमैरिड भी रहते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, कई बार लॉस फेवर में नहीं होते, कई बार ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में आपस में लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, या मतलब इन टर्म्स ऑफ जब फ्रिक्शन का लेवल ज्यादा होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, तो लोग इंडिविजुअलिटी को प्रेफर करने लगते हैं। अगेन जैसी जैसा जैसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, वहां पर अलग अलग तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। जहां पर पहाड़ी इलाका है या फिर रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करने के लिए लोगों को निर्भर रहना पड़ता है परिवार के अन्य सदस्यों पर, क्योंकि ह्यूमन लेबर ज्यादा है। जो लोग मैदानी जगह पे हैं और उनको सिर्फ नल चलाते ही पानी मिल जाता है, वो ये चीज कभी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे भी लोग या समुदाय है समाज में, जिन्हें सिर्फ पानी के लिए, रोज की पानी की व्यवस्था के लिए अपने कई घंटे खर्च करना पड़ता है और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो जहां पर पहाड़ी इलाका है, आप देखेंगे कि जो मानव का व्यवहार है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मानव का व्यवहार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो हमेशा सम रहेगा, उसके जैसे हालात और जैसी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से उसका व्यवहार बदलता चला जाता है। तो जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श हैं, वहां लोग एक साथ झुंड में, समुदाय में रहने की कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं वो भी हर जगह अलग देखने को मिलते हैं। और जहां पर प्लेन एरियाज हैं, प्लेन एरियाज में लोग स्कैटर्ड वे में रहते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर उनके पास अपनी फैसिलिटीज हैं, अपने सिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं। तो जहां पर सिक्योर हैं तो वो स्कैटर्ड होके, अलग होके अपने ढंग से अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं। जब वही चीज वो ऐसी जगह पर है जहां पर थ्रेट है, डेंजर है, तो वो वहां पर एक साथ रह करके अपने को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या कोहैबिटेशन कह सकते हैं। कम्युनिटी की बात तब आती है जब बेसिकली कई लोग किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं और एक दिशा में आगे बढ़ते हैं किसी एक व्यक्ति के कहने पर, या कई लोगों का एक मत हो, उसके अनुसार, कई लोगों के दिशा निर्देशन के अनुसार लोग आगे जाते हैं, तब कम्युनिटी काम करती है। कम्युनिटी रिलीजियस भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है, सोशल जस्टिस को लेकर के हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की कम्युनिटीज काम करती हैं। कई जगह ऐसी होंगी जहां पर पानी बचाने के लिए भी कम्युनिटीज होंगी। कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि स्कूल से बाहर बच्चों को पढ़ाना, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा सके। तो अगर हम पूरे चैप्टर को समअप करेंगे तो ये केवल बात कर रहा है फैमिली एंड कम्युनिटी की। जैसी हमारी फैमिली है या जैसे एक इंडिविजुअल लाइफ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो भी डिफरेंट हमारे रोल्स होंगे, उस रोल के अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जैसे कोई व्यक्ति, कोई एक मेल की लाइफ अगर हम देखें, तो बेटा शब्द, एक शब्द के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी निहित है। जब आपने किसी को बेटा कहा तो उसकी अल्टीमेटली फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उस पर आ गई। नेम टैग ये काम करता है। जैसे एज अ सोसाइटी जब हमें जरूरत होती है, किसी व्यक्ति को अगर जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो तहसील में है, जिले में है, तो सबसे पहले वो जिलाधिकारी के पास जाएंगे। अगर क्राइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले लोग एसपी के पास जाएंगे। तो वो सबसे पहले क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने उस जिले की जिम्मेदारी ली हुई है। एक नाम जिम्मेदारियों से निहित होता है, वो किसी भी तरह का हो। एक पारिवारिक संरचना की बात है,
दूसरी प्रशासनिक संरचना की बात है। परिवार से समाज बना, फिर समाज के होने से प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना निर्भर करती है, जिसका काम एक तरह से समाज को सुरक्षित रखने का है। जब घर में समस्या होगी तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जो घर के मुखिया हैं। जब समाज में कोई समस्या होगी तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? जो जिले के मुखिया हैं। जब देश में आपदा आएगी तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? जो देश के मुखिया हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय। तो आप सबसे पहले उनके पास जाएंगे। तो जिस स्तर पर जो नाम है, उस नाम से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली एसोसिएट करती है। आप बेटे हैं, अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप घर में जाके अपने माता पिता को बता दिया, अब वो समझे, वो सॉल्व करेंगे। लेकिन वही जब व्यक्ति खुद माता पिता है, तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम शिफ्ट कर सकते थे, अब आप प्रॉब्लम शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें बदल गई। अपने आप आपका रोल शिफ्ट हुआ, रोल के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई। तो हर एक नाम के पीछे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो नेम टैग सोसाइटल हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हो, पॉलिटिकल हो, या फिर फैमिली स्ट्रक्चर में हो, पर्सनल हो, इंडिविजुअल हो। जैसे कोई व्यक्ति समाज में आचार्य का नाम ले ले, तो फिर उसे आचार्य के आचरण के अनुरूप काम करना होगा। वो व्यक्ति मूर्खता की बातें नहीं कर सकता, और यदि कर रहा है तो वो अपने नाम की कहीं ना कहीं अवमानना करना हो गया। मतलब जिस तरह का आप नाम ले रहे हैं, तो फिर उसके अनुरूप उस हिसाब से व्यवहार भी करना होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है फैमिली एंड कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिपेंड करता है। कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रोल्स होंगे, उस रोल्स के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक हद तक फुलफिल करना जरूरी होगा।